हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो भैया, पूरी एनर्जी के साथ बैठना है, आपको लेक्चर देखने हैं और पूरी एनर्जी पूरा कंसंट्रेशन लगा के आपको पढ़ाई करनी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करने वाले हैं वीबीटी के बारे में। लगा दीजिए टाइटल, वैलेंस बॉन्ड थियरी। टाइटल लगाना है आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? वीबीटी। वीबीटी, इससे हमें क्या पता चलता है भैया? वीबीटी से हमें क्या पता चलता है? बॉन्डिंग के बारे में कि कौन सी ऑर्बिटल है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसका पता हमें चलता है। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, फर्स्ट वन CH4 मीथेन। तो कैसे बनाते हैं वीबीटी? आइए पहले तो काम कीजिए, वीडियो आपको पूरा देखना है। ये पहला जो एग्जाम्पल करवाऊँ ना वो देखना है, साथ में नहीं लिखने का, बाद में लिख लेना, वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना। पहले समझना जरूरी है, इसीलिए जब मैं कहूँ ना कि भैया पूरा ध्यान इधर दो, तब आपको लिखना छोड़ देना है। दोनों काम साथ में नहीं करना कि समझते जाओ और लिखते जाओ, ऐसा नहीं। वीडियो पॉज करके लिख लेना ना बाद में। पहले मैं कार्बन की, सेंट्रल एटम कौन है हमारा? कार्बन है ना। तो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 आएगी। अरे यस और नो, 1s2 2s2 और 2p2 आएगी। अब हमें कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? तो कि भैया 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। यदि उसके साथ हमें 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं ना, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। समझ गए बात? जितने एटम आपको सेंट्रल एटम के साथ जोड़ने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं बात करता हूँ वैलेंस सेल की। आप जानते हैं ना वैलेंस सेल कैसे कहते हैं? वैलेंस सेल, मैं वैलेंस ऑर्बिटल नहीं पूछ रहा हूँ, वैलेंस सेल में जो आ रही है ना, मान लीजिए ये रहा मेरा प्रोटॉन, ये रहा मेरा न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये पहला, इसे हम सेल नंबर फर्स्ट सेल कहते हैं। ये दूसरा है सेकंड सेल। इसमें कौन सी? यहाँ जो होगी वो 1s ऑर्बिटल, इसमें क्या होगी? 1s ऑर्बिटल होगी। इसमें 2s ऑर्बिटल भी होगी, 2p ऑर्बिटल भी होगी। यदि मैं 3 लिखूँ यहाँ सेल नंबर 3, तो यहाँ पे 3s भी होगी, 3p भी होगी, 3d भी होगी। आई बात समझ में? बात मुझे किसकी करनी है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ कार्बन के पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं भैया? 4। क्यों? आपको सिर्फ ये p ऑर्बिटल नहीं देखनी। वैलेंस सेल यानी कि ये, इसको पूरे को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आप जो देखते हैं ना, ये सिर्फ p ऑर्बिटल, लास्ट वाली ऑर्बिटल देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। ये p है ना, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। s और p जिसका क्वांटम नंबर 2 है, उस दोनों कहाँ है? वैलेंस में है, बाहर की ओर, आउटर मोस्ट कहते हैं जिसे। आउटर मोस्ट में सबसे बाहर 2s एंड 2p है, तो दोनों को मिला के आपको कहना है कि वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है भैया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चलो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इसको अब मैं जाने दूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, आपको वैलेंस समझाना था। यहाँ पे ये s ऑर्बिटल, ये भी 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल आ गई मेरी। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 2। आप जानते हैं ना विथ ऑपोजिट स्पिन होता है। पाउलिंग भैया ने कहा था, और आउफबाउ भी ऐसा, ये 3 रूल आगे हमने पढ़ लिए कि जो एक सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, एक सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनशेयर, वो कैसा होगा? ऑपोजिट स्पिन में रहेगा। यहाँ पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे रखना है। जब तक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक हम p ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं करेंगे। ये पहले मैंने 2 रखे, ऐसा रिप्रेजेंटेशन गलत है। ये भी हमने देख लिया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई, डायरेक्ट पेयरिंग नहीं कर सकते। चलो, तो आपको इतना तो मालूम है ना कि ये आपका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मुझे कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं भैया यहाँ पे? तो कि टोटल 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो उसके लिए कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, बाकी ये दोनों तो क्या है?
पेयर इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये दोनों तो पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कार्बन को कुछ एनर्जी देकर एक्साइटेड स्टेट में भेज दूंगा। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, मैंने कार्बन को भेज दिया एक्साइटेड स्टेट में, जिस पे मैंने लिख दिया स्टार। ये है मेरी एक्साइटेड स्टेट कार्बन। तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, 2s में से इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, आपके मन में ख्याल आया होगा सर ये 1s में से इलेक्ट्रॉन 2p में नहीं जाएगा? ना भाई नहीं जाएगा। क्यों? दोनों का क्वांटम नंबर अलग है, पहला फर्स्ट सेल है, दूसरा सेकंड सेल में है। तो यदि आप एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हो, उसका मतलब क्या है कि वो सेल यानी कि सिर्फ वो ऑर्बिटल चेंज कर रहा है, अपना सेल चेंज करके नहीं जाएगा। तो ये 1s में से 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। चलो, तो अब हमें बात करनी है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भेजने हैं ना, कैसे भेजोगे? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एज इट इज, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर तो 2s 1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो 2p 3 बन जाएगा। अब देखना भैया अब देखना यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन अब अनपेयर बचे हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? पहले तो मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज लिख दिया मैंने, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, यहाँ से एक आया, ये मुझे मिल गया, टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गए भैया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर मिल गए। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना, हमारे पास सेंट्रल एटम के आसपास कितने हाइड्रोजन है? कितने हैं बताओ ना? तो कि 4 हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात यदि मैं कर दूं तो सभी में पेयरिंग हो गया। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था, सभी जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी थी, हाइड्रोजन ने वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना दिया, तो ये बॉन्ड बन गया। अब मैं बताता हूँ ओवरलैपिंग किसका हुआ, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल हो गई? बच्चा जानता है 1s1, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ s ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन की तो s ऑर्बिटल हो गई सभी में, लेकिन ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैपिंग करेगी? तो भैया ये कार्बन की s ऑर्बिटल के साथ इसने ओवरलैपिंग किया, तो ये s और s हो गई, ये s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये हाइड्रोजन की तो s ऑर्बिटल ही है, लेकिन कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल है? कार्बन की तो भैया ये p ऑर्बिटल है, ये भी s और p ओवरलैपिंग है, ये भी s और p ओवरलैपिंग का बॉन्ड है। तो अब भैया क्या कहता सकते हैं, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड तो बन गए, इधर देखो ना, ऐसे 4 बॉन्ड तो फॉर्म हो गए। यहाँ एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। तो क्या चारों के चारों ओवरलैपिंग एक जैसी है? नहीं, ये एक ओवरलैपिंग अलग है, ये 3 ओवरलैपिंग एक जैसी है। आई बात समझ में? तो यदि चारों की चारों ओवरलैपिंग एक जैसी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं हो सकते स्वाभाविक रूप से। ऐसा तो नहीं कि चलो ये दोनों सेम है, यदि ऐसा ही है तो फिर ऐसा लिखने में क्या, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने में क्या दिक्कत थी भैया? समझ आते हैं बात? ये चारों की चारों ओवरलैपिंग एक जैसी नहीं है, इसका मतलब चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं हो सकते, चारों के चारों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं हो सकती, बॉन्ड एंगल भी अलग आ सकता है। लेकिन ये आ गई किसकी? ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक्सप्लेनेशन ये वीबीटी नहीं समझा सकती। वीबीटी भैया वैलेंस बॉन्ड थियरी है ना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझा पाती, ये इसकी लिमिटेशन आ गई। तो इसका सॉल्यूशन कौन देता है? ये सही ही है, ऐसा नहीं सही ही है, समझो। इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर क्या है, उसके लिए आया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। किसका आया भैया? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो पहले तो एक काम कीजिए ना, यहां पे लिखिए तो हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्या कि पहले तो कार्बन है ना, इधर समझ लो, इधर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की ये s ऑर्बिटल है और ये कार्बन की p ऑर्बिटल है।
ये एक दूसरे से हाइब्रिड कर जाएगी, ये ही एक दूसरे से पहले हाइब्रिड कर जाएगी, फिर हमें बॉन्ड बनाने देगी, फिर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगी। कैसे बनाती है इसके लिए पहले तो लिख लो, यहाँ पे जनरल नोट करके लिख लेना कि sp ऑर्बिटल यदि एक दूसरे से हाइब्रिड होती है, s और p ऑर्बिटल एक दूसरे से हाइब्रिड होगी ना, तो वो sp हाइब्रिडाइज बनाएगी। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे लिखो इसकी जियोमेट्री। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जियोमेट्री। चलो इधर ध्यान दो, मान लीजिए S सिर्फ एक ही एटम की S और उसी एटम की p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हाइब्रिड होती है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और उसकी जियोमेट्री कौन सी होगी भैया, लीनियर जियोमेट्री होगी। यदि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल एक दूसरे से हाइब्रिड होते हैं, एक दूसरे से हाइब्रिड हो जाएगी, एक दूसरे में ओवरलैपिंग कर जाएगी, तो sp2 हो जा, और उसकी जियोमेट्री कौन सी होगी, ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री हो जाएगी। यदि sp3 होगा, जनरल ही लिख रहा हूँ अभी, जो जरूरत है उतना ही लिखूंगा, फिर ये वाले टेबल में ही हम जितने जितने नए हाइब्रिडाइजेशन ऐड होंगे ना, वो सारे इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी जितना ज़रूरत है उतना लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। sp3 यदि एक 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल दो एक दूसरे में हाइब्रिड कर रही है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और इसका जियोमेट्री हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। कौन सा होगा, टेट्राहाइड्रल। मान लीजिए एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल एक दूसरे से हाइब्रिड कर रही है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, और इसका से जियोमेट्री क्या होगा, ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। चलो इतना काफ़ी है, इतना लिख लो, अभी इतना काफ़ी है, इतना ही लिख लो। चलो वीडियो पॉज करके पहला काम कीजिए, ये इतना लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं क्या कहता हूं समझो, क्या होगा, क्या पहले से ही मैं CH4 का एग्जांपल लेके ही आपको समझाता हूं। अब मैं कार्बन की डायरेक्ट कौन सी स्टेट लिखता हूं, एक्साइटेड स्टेट लिखता हूं। वो कौन सी है, 1s2 2s1 2p3, यही है उसकी एक्साइटेड स्टेट भैया। इधर ध्यान देना, फिर मत करना कि चलो नहीं समझ आया। ये एक्साइटेड स्टेट लिख ली। अब होगा क्या मालूम है आपको, अरे हाँ ना बताओ ना, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है। चलो अब जितने अनपेयर वाली इलेक्ट्रॉन है ना, जितनी ऑर्बिटल्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वही एक दूसरे के साथ हाइब्रिड कर जाएगी। यहां से मान लीजिए, यहां से ये जो s ऑर्बिटल है हमारी, ये s एक ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ वो हाइब्रिड कर जाएगी और कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है हमारी s, ये p और ये p। यहाँ पे नाम नहीं देंगे px py pz, वो किसी को दे सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि पहली है वो px है, दूसरी py है, तीसरी pz है, ऐसा फिक्स नहीं कह सकते, कोई भी हो सकती है। अब यहाँ सभी में क्या है, यहाँ पे आप लिखो ये क्या है, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एक s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल एक दूसरे में हाइब्रिड हो गई, बना दिया sp3। ये क्या बन क्या गया, तो कि भैया ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक s और 3p। अब क्या होगा, अब हमारा हाइड्रोजन आएगा। अब आ गया हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब आप यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि चलो ये S है, P है, D है, कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कि भैया क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो बॉन्ड बनेगा
उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो कि भैया कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई, कौन सी ऑर्बिटल पहले हाइब्रिड हुई थी। तो कि sp3 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई थी, एक s और 3 p। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा है, ये मॉलिक्यूल CH4, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। और यदि sp3 है तो उसका शेप कौन सा, उसकी जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी भैया। कौन सी होगी, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री कैसी आएगी। तो कि भैया इधर कार्बन एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे वेज में क्या है भैया, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डैश में एक हाइड्रोजन है। 100 बात की एक बात यदि हम यहाँ करना चाहे तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा भैया 109.28 मिनट। ये भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.28, ये भी 109, ये भी 109 का। इन शॉर्ट आपने जो आगे बढ़ा ना वही सही है। ये तो मैंने सिर्फ आपका कंफ्यूजन दूर किया, सिर्फ कंफ्यूजन कि एस एस ओवरलैपिंग होती है, एस पी ओवरलैपिंग होती है, तो क्या बॉन्ड एंगल अलग नहीं आना चाहिए। यस, उसके हिसाब से आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल अलग ही आना चाहिए, सभी की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि पहले भैया ये पहले तो s कार्बन की, s ऑर्बिटल कार्बन की p और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाती है, बना देती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें जाके हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाता है। तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला बॉन्ड बनेगा। 4 बॉन्ड बन रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और उसकी जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी। ये रहा आपका टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री। इसी में सभी बॉन्ड लेंथ, सभी बॉन्ड कैसे है, एक जैसे ही है। तो ये सिंपल वीबीटी थी भैया। मीथेन की कैसे बनाते हैं देख लेना। एक बात बता दो आपको, एक बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो पूरा सीक्वेंस वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सीक्वेंस वाला, यदि ये पहला आपने समझ गए ना, ये जब आप समझ गए ना, उसका यूज किस में होगा, दूसरे में, दूसरे का कॉन्सेप्ट का तीसरे कॉन्सेप्ट में, तीसरे का चौथे में, ऐसा सीक्वेंस वाला है। और इन शॉर्ट यदि आपने परफेक्ट पहले से ही समझा है ना तो बाद में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही छोटी लगेगी। बहुत लिखोगे तब तो बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन समझ जाओगे ना एक बार, फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही छोटी लगेगी। क्यों? क्योंकि यदि आपके पहले से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, बाद में दिक्कत नहीं होगी। और एक दूसरी बात भी बता दूं, ये वीबीटी का यूज़ सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसी बॉन्ड फॉर्मेशन, कैसे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, कहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आया, उसके लिए समझा रहा हूँ। वीबीटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, नेट और गेट में तो क्वेश्चन आते ही आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसके पास पूछने के लिए बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा वीबीटी में, नेट और गेट। लेकिन स्किप मत करना, स्किप करोगे ना भैया तो आगे का कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा इनऑर्गेनिक ब्लैंक कर जाओगे। स्किप कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़नी है, बहुत ही मजा आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टेट्राहाइड्रल हो गया, ये मीथेन की बात आप समझ गए। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। चलो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, दूसरा, चलो ना एमोनिया ले लेते हैं। कौन सी, NH3। तो सेंट्रल एटम कौन सा है भैया, नाइट्रोजन। उसके वैलेंस शेल में उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 1s2, 2s2, 2p3 आएगा, 2p3 आएगा ना, यस और नो, यस। अब देखो, अब मैं इसका आपको ऑर्बिटल व्यू दिखाता हूँ। ऑर्बिटल में देख लो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सभी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पहले सभी सब सेल में एक एक आ जाएगा। ये बात हो गई। अब हमें कितने एटम जोड़ने हैं भैया, जोड़ने कितने एटम है, 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है ना, तो उसके लिए हमारे पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये 3 तो रहे, यदि मैंने हाइड्रोजन को इधर जोड़ दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, सभी जगह हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, P3। ऐसा तो आपने कहीं देखा ही नहीं है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ P3 वाला थोड़ी ना है, S ऑर्बिटल तो होगी ही होगी, सभी हाइब्रिडाइजेशन में S तो होगी। तो यहाँ P3 वाला हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है। तो क्या होता क्या है एक्चुअल में,
तो कि भैया एक्चुअल में तो यहाँ कुछ ऐसा होता है, कैसा, इसमें देखो नाइट्रोजन के पास क्या है भैया, लोन पेयर है ना, एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये बोला आप जानते ही है। तो ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल ये 2p ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैपिंग होके एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर जाएगी, या तो आप बोल सकते हैं हाइब्रिड कर जाएगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बना दिया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाया भैया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। अब आप किसी को नहीं कह सकते कि ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, px py फलाना ढिमका, कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम है कितने, तो कि 3 है भैया, तीनों के तीनों मोनोवेलेंट है, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इधर रहे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड तो बना दिया। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है क्या भैया, इसका मसला क्या है, तो ये है लोन पेयर। क्या है, ये है लोन पेयर। और आप जानते हैं कि जीओसी में आपने पढ़ा होगा ना, जीओसी में आपका आ गया होगा या आगे आएगा। जीओसी में जो लोकेलाइज लोन पेयर होती है, जो लोकेलाइज लोन पेयर होती है, वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेगा। या तो इधर लिख लो ना, चलो पहला काम कीजिए, नोट करके इधर लिखो, तो नोट करके लिखिए। सिग्मा बॉन्ड है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लिखो, और यहाँ पे लिखो हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा सिग्मा बॉन्ड, तो कि भैया यस, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। आगे आएगा पाई बॉन्ड, क्या जो फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लोन पेयर 2 तरह के होते हैं। लोन पेयर कितने तरह के होते हैं भैया, 2 तरह के। एक तो लोकेलाइज लोन पेयर है, दूसरी डीलोकेलाइज लोन पेयर है। लोकेलाइज लोन पेयर, यहां पे लिखो लोकेलाइज लोन पेयर। जो लोकेलाइज लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगी। और फिर यहां एक लिख दो डीलोकेलाइज लोन पेयर। डीलोकेलाइज लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लगी। लोकेलाइज का सीधा सीधा जवाब क्या है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती ना, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती उसे हम कहते हैं लोकेलाइज लोन पेयर। और जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, किसी के साथ रेजोनेंस करती है लोन पेयर, तो वो डीलोकेलाइज लोन पेयर हो जाएगी। डीलोकेलाइज, लोकेलाइज यानी कि स्टेबल, स्थाई, स्टेबल। यदि वो लोकेलाइज यानी कि स्थाई है, स्टेबल है, तो वो कहाँ पे नहीं जाएगी। डीलोकेलाइज यानी कि कहीं पे जा सकती है, यहाँ अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकती है। तो जो एक ही बात लिखो कि जो लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वो डीलोकेलाइज है, और जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है वो लोकेलाइज है। और सिर्फ लोकेलाइज लोन पेयर को ही आपको कहाँ कंसीडर करना है भैया, सिर्फ लोकेलाइज लोन पेयर को ही आपको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करना है। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कौन सी है, लोकेलाइज लोन पेयर है। यहाँ पे लिखो लोकेलाइज लोन पेयर, क्योंकि यहाँ तो कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ लोकेलाइज लोन पेयर कंसीडर करनी है ना हाइब्रिडाइजेशन में। तो लोकेलाइज लोन पेयर कितनी है, तो कि भैया एस, एक लोकेलाइज लोन पेयर है प्लस 3 बॉन्ड है। तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हुआ है। sp3 यानी उसका जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, एमोनिया का जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे उसकी लोन पेयर। ये आ गई एमोनिया की वीबीटी, एमोनिया की वीबीटी आ गई, उसमें एक लोकेलाइज लोन पेयर है ना, ये रही नाइट्रोजन पेयर, लोकेलाइज लोन पेयर। 3 बॉन्ड बने, तो ये 3 बॉन्ड है, तीनों के तीनों क्या है,
सिग्मा बॉन्ड है, तीनों के तीनों है भैया सिग्मा बॉन्ड। तो ये एमोनिया की बात हो गई, सिंपल है भैया, लिख लेना। चलो वीडियो पॉज करके पहले तो यहाँ नाइट्रोजन से ही लिखो, एमोनिया से ही, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, आराम से लिख लो। तो ये बात हो गई एमोनिया के बारे में। बात करते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा वाला लेंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाए? एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा होगा? SO2 ले लेते हैं। चलो SO2, पहला काम कीजिए, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ग्राउंड स्टेट की, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट की। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है भैया? सल्फर का एटॉमिक नंबर Z = 16 है। तो पहले तो क्या आ जाएगा? नियॉन, फिर आएगा 3s2 3p4, 3s2 3p4, ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब समझना मेरी बात, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, लेकिन आप जानते हैं ना ऑक्सीजन है वो बाईवेलेंट एटम है। ऑक्सीजन कौन सा वाला एटम है भैया? डाईवेलेंट एटम है। यदि डाईवेलेंट एटम है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन किसी के भी साथ जुड़ेगा ना, वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, या तो डबल बॉन्ड ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, या तो डबल बॉन्ड बनेगा या तो सिंगल बॉन्ड से 2 अलग अलग ग्रुप से या सेम ग्रुप से जुड़ेगा, ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि अब यहाँ जो हम VBT बनाएंगे ना उसमें थोड़ा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? अब तक हमारे पास सिर्फ मोनोवेलेंट एटम को जोड़ रहे थे, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्ड बना देगा, लेकिन अब जो ऑक्सीजन है ना वो 2 बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा बनेगा दूसरा पाई बनेगा। ऐसे कितने ऑक्सीजन है भैया? तो कि भैया 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? टोटल बॉन्ड होंगे 4। कितने? 4। और आप जानते हैं 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होना जरूरी है? सेंट्रल एटम के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। तो यहां मैं इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करूं, ये बताना मुझे आप। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है ना p में, तो पहले 3 रख दिए, चौथा आएगा वो पेयर कर जाएगा। चौथा क्या? चौथा ने बना दिए पेयरिंग। यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। और दूसरी बात, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल खाली रहेगी ना, 3 नंबर का सेल आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, उसका मतलब उसमें d ऑर्बिटल भी होगी। ये रहेगी d ऑर्बिटल, ये रही इसकी d ऑर्बिटल। चलो अब मुझे बताओ, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल एटम के साथ यदि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 4। यहाँ तो 2 ही है, तो क्या होगा? तो होगा क्या? तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने दूँ, समझना मेरी बात, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर जाने दूँ तो क्या पॉसिबल है? हाँ, उसके लिए मुझे सल्फर को भेजना होगा एक्साइटेड स्टेट में। सल्फर को मैंने भेज दिया एक्साइटेड स्टेट में, ये स्टार एक्साइटेड स्टेट है, तो नियॉन क्या बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3p3 3d1। अरे यस और नो? ये रही 3s2 ऑर्बिटल, ये रही 3p3 ऑर्बिटल, और ये रही हमारी d ऑर्बिटल, ये रही मेरी d ऑर्बिटल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ से एक इधर आ गया जंप लेके, ये जंप ले लिया इन्होंने। देखो अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है। चलो हमारा एक काम तो हो गया, एक काम हो गया हमारा। कौन सा वाला काम हो गया? कि ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत होगी। तो कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिड हो सकती है? तो यहाँ देखो तो कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी? यहाँ ऐसा मान लीजिए ये 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा dp3। अरे ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा? जनरली ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो भैया दिक्कत आने वाली है, तो दिक्कत आने वाली है। कौन सी दिक्कत आएगी? तो कि भैया ऐसी दिक्कत आएगी, यहाँ s ऑर्बिटल तो होगी हाइब्रिड होने में, यहाँ से 3p भी होगी और यहाँ से d भी आएगी, यहाँ से d भी आएगी। तो समझना मेरी बात, s ऑर्बिटल जो आएगी उसमें तो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप भली भांति जानते हैं भैया क्या बात
क्या बात जानते हैं आप कि ये सल्फर के पास एक लोन पेयर रहेगी, सल्फर के पास क्या रहेगी, एक लोन पेयर रहेगी। तो यहाँ ये s ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया इन्होंने। क्या बना दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। तो अब क्या करेगा, अब ऑक्सीजन आएगा हमारा क्या आएगा, ऑक्सीजन। इसको मैं जाने दूं, अब इसको तो समझने की जरूरत नहीं है ना भैया, वो तो सिर्फ समझने के लिए लिखा था। अब तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सीजन को ही रखेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन आया, इन्होंने भी बॉन्ड बना दिया। चलो अब भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, अब भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पहला बॉन्ड बना उसे मैं कह देता हूँ सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड है भैया, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा जो बनेगा वो पाई बॉन्ड, ये भी कौन सा है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। समझ गए ये बात। अब मैं क्या कहता हूँ, समझना, ध्यान से समझना। जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये ऑक्सीजन की कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप होगी, पी ऑर्बिटल ना, ऑक्सीजन की स्वाभाविक रूप जानते हैं आप, ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल ओवरलैप, ये भी ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल ही ओवरलैप हो जाएगी। चलो पी पी, ये भी पी ऑर्बिटल है ना, सिग्मा बॉन्ड तो चलो बन गया। अब मुझे पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ऑर्बिटल से हुआ है, कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गए। ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल दिखाई दे रही है आपको, और ये पाई बॉन्ड इधर बना, दिखाई रहा पहला पाई बॉन्ड। पहला पाई बॉन्ड जो बना है वो भी सल्फर की पी ऑर्बिटल से ही बना है। किसकी भैया, सल्फर की पी ऑर्बिटल। तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो पी पाई ऑर्बिटल से हुआ है। ऑक्सीजन की भी पी ऑर्बिटल है और सल्फर की भी पी ऑर्बिटल है। दूसरी बात, दूसरा पाई बॉन्ड इधर बना है ना, उसमें पहली ऑर्बिटल पी पाई है, ऑक्सीजन की ऑर्बिटल पी पाई, लेकिन सल्फर की कौन सी है, सल्फर की डी ऑर्बिटल है। सल्फर की कौन सी ऑर्बिटल है भैया, डी ऑर्बिटल है। तो इसका पी पाई डी पाई हो जाएगा। ये पहला पाई बॉन्ड है वो पी पाई है, दूसरा पाई बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका शेप कैसा आएगा जानते हैं ना, इसका शेप कैसा आएगा, चलो इधर लिखता हूं मैं इसका शेप। यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। चलो ऑक्सीजन के साथ एक लोन पेयर बची है, ये रही एक लोन पेयर, ये रही ना, आपको दिखाई दे रही है ना, लोकेलाइज लोन पेयर, लोकेलाइज लोन पेयर है ये। फिर इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, एक बॉन्ड सिग्मा। यहाँ मैं दिखा दूँ ये दोनों बॉन्ड कैसे है, अंदर वाले सिग्मा बॉन्ड, बाहर वाले पाई है। तो क्या दोनों पाई बॉन्ड सेम है भैया, नहीं। एक पी पाई पाई बॉन्डिंग है, दूसरा पी पाई और डी पाई का ओवरलैपिंग है। दूसरा किसका है, पी पाई और डी पाई का ओवरलैपिंग है। तो ये बात हो गई भैया। तो चलो ये आपने लिख लिया, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गया। अब मुझे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। आप एक बात जानते हैं ना, इसको इधर रख दूं, आप एक बात जानते हैं कि नहीं जानते, चलो ना लिखवा ही देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा लिखो ना, हाइब्रिडाइजेशन के निकालते कैसे है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकेलाइज लोन पेयर। सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकेलाइज लोन पेयर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो तो इधर देखो, मैंने आगे भी लिखवा ही दिया है कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होगा, डी लोकेलाइज लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करनी है। सिर्फ क्या, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है और लोकेलाइज लोन पेयर ही कंसीडर करनी है। सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है हाइब्रिडाइजेशन में। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आप बताओ मुझे।
इसमें लोकेलाइज लोन पेयर है भैया, हाँ है, चलो एस ऑर्बिटल है वो लोकेलाइज लोन पेयर वाली है, मैंने रख दी इधर। दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो कि भैया पी ऑर्बिटल है एक, पी ऑर्बिटल दूसरी भी है, तीसरी पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड से बनी है, उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। तीसरी डी ऑर्बिटल जो आपको दिखाई दे रही है उसमें भी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी आप हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 भैया। समझ गए आप, समझ गए। वहाँ जो अभी आप sp3d लिखवाया था ना, वो तो आपको समझाने के लिए कि कौन सी ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी वो लिखा हुआ था। हाइब्रिडाइजेशन फाइनल क्या आएगा, sp2 ही आएगा, फाइनल हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, डीलोकेलाइज लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये सिंपल बात थी, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया। समझ गए ना। एक और एग्जाम देखो भैया, एक बात और समझा दूँ, ऐसा मत आप पहले मेंटली ऐसा मत सेट रखना कि पहले ही एग्जाम्पल में सब कुछ आना चाहिए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम देखेंगे ना, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप समझते जाओगे। ऐसा तो नहीं कि खाने बैठे चलो कंप्लीट खा लिया पूरा का पूरा एक ही साथ में, वन बाय वन लेते हैं ना हम, कोई भी स्पीशीज लेंगे वो 1 by 1 लेंगे, ठीक वैसे ही आपको थोड़ा समझते जाना है, बाद में आप सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन उसके लिए पेशेंस होना ज़रूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना। बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। VBD 4th नंबर का एग्जाम्पल SO3 के लेता है। कौन सा लेता है भैया, SO3 के लेते हैं। अब सल्फर की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कि भैया नियॉन आएगा, 3s2 होगा, 3p4 होगा, 3d0 होगा। सिंपल बात। यहाँ पे इसकी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन भी देख ले ताकि हमको पता चल जाए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, 1 2 3, चलो 3 रख दिया, चौथा आएगा वो पेयरिंग करेगा। ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन कितने जोड़ने हैं, 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। कितने भैया, 3। अब एक ऑक्सीजन जोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होना जरूरी है, ऐसे 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए 6, तभी आप पेयरिंग करवा सकेंगे ऑक्सीजन का। तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर आप अरेंज कर सकते हैं कहीं से, यस इधर से कर सकते हैं। किधर, इधर ध्यान दो ना, इधर ध्यान दो। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन में इधर जाने दो, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने दो, तो ये पॉसिबल है भैया, ये पॉसिबल है। और ऐसा हम कर सकते हैं ना, सिडविक रूल में हमने पढ़ा था, सिडविक रूल में हमने पढ़ा था, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, sp और d है, sp और d। यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिडविक रूल आगे के लेक्चर में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, यदि किसी को आप नहीं पढ़ा है ना, तो पहले जाके आगे का लेक्चर, सेकंड लेक्चर देखिए, बाद में आपको ये समझ आ जाएगा। S में से P में इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, P में से D में भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन S में से डायरेक्ट D में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो सेपरेशन कम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दीजिए। यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ देंगे तो S में से भी D में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? हाँ भैया, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में वो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन है इसीलिए S में से D में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकेगा। तो आइए करवाते हैं S में से D में ट्रांसफर। तो मैं यहाँ आपको सल्फर की एक्साइटेड स्टेट लिखूँ तो क्या आएगा मेरे लिए, यहाँ से S में से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा तो 3s1, P में से भी एक इलेक्ट्रॉन गया तो 3p3 हो जाएगा, और यहाँ 3d2 हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका ऑर्बिटल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा इधर। यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन।
मिल गए टोटल मुझे 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 6 की ही जरूरत थी। अब क्या करेगा, अब आएगा हमारा ऑक्सीजन भाव। ऑक्सीजन भाव ने आके यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर बना दिया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड इधर बना दिया। तो अब अभी भी ऑक्सीजन की तो एक ही वैलेंसी हुई, ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी तो हमें सेट करनी बाकी है। तो ऑक्सीजन दूसरी वैलेंसी पाई बॉन्ड बना के करेगा। ये दूसरा पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड ये p ऑर्बिटल के साथ बनाएगा। ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन है वो d ऑर्बिटल के साथ बनाएगा, ये भी d ऑर्बिटल के साथ बनाएगा। तो 100 बात की एक बात यदि मैं आपको कहना चाहूँ तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड तो आप जानते हैं ये तीनों के तीनों कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन पाई बॉन्ड क्या एक जैसे ही है? नहीं है एक जैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ आप जानते हैं ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग वाली ऑर्बिटल कौन सी है? p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। यहाँ ये वाला ऑक्सीजन भी p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये भी p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। अब जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, वो क्या सभी में सेम ऑर्बिटल, सल्फर की क्या सभी में सेम ऑर्बिटल यूज हुई है? नहीं। पहला पाई बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पहला पाई बॉन्ड, उसमें ऑक्सीजन की कौन सी, सल्फर की कौन सी ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। यहाँ ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल, तो यहाँ मैं p पाई ऑर्बिटल लिख सकता हूँ। ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो ऑक्सीजन की एक p ऑर्बिटल है, दूसरी p ऑर्बिटल किसकी है? सल्फर की है। यहाँ पे भैया एक ऑर्बिटल तो आप जानते हैं p पाई तो किसकी है? ऑक्सीजन की है। लेकिन यहाँ सल्फर की d ऑर्बिटल है, तो यहाँ उसकी d पाई ऑर्बिटल हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन की तो p पाई ऑर्बिटल है, लेकिन सल्फर की d ऑर्बिटल हो जाएगी। तो p पाई d पाई p पाई d पाई। सिंपल बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब निकालना है हमें हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालना है हमें? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है? तो कि भैया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए पहले कितने हैं। तो कि 1, 2 और 3, 3 है ना। कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है? 3। उसमें ऑर्बिटल ये s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sp2। यहाँ पे क्या लिखा? sp2 लिखा। प्लस लोन पेयर है क्या? लोन पेयर है ही नहीं। पाई बॉन्ड तो हम देखना ही नहीं है, पाई बॉन्ड को देखना ही नहीं है आपको। यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड नहीं दिखने हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देख लिए। लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर है नहीं। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और आपका यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, तो उसकी जियोमेट्री क्या आएगी? इसकी जियोमेट्री बताता हूँ, शेप नहीं, शेप हम आगे पढ़ेंगे। जियोमेट्री आएगी उसकी ट्रायगोनल प्लानर आएगी। कैसा से होगी? ये सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन। क्या जो मैं व्हाइट पेन से यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, क्या तीनों के तीनों पाई बॉन्ड सेम है? ना भैया ना। ये p पाई ऑर्बिटल से बना हुआ है। ये दोनों पाई बॉन्ड p पाई d पाई ऑर्बिटल से बना हुआ है, p पाई d पाई ऑर्बिटल से बना हुआ है। तो ये VBT रही SO3 के बारे में। किसके बारे में है भैया? SO3 के बारे में। आइए बात करते हैं कुछ आगे और एग्जांपल्स के बारे में। एक काम कीजिए, पहले तो एक कॉन्सेप्ट लिखिए। पहले आप एक कॉन्सेप्ट लिखिए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं ना, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम के पास बेरिलियम आता है, बेरिलियम के पास कौन सा आता है? यहाँ पे डी ब्लॉक आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा? 5 नंबर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आएगा। यहाँ पे सल्फर आएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैंगनीज आएगा। इतने एलिमेंट आप जानते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आगे ज़रूरत है ना, इसीलिए यहाँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवा रहा हूँ, लिख लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी की लिख लेना। चलो, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की 4.0।
ये पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है। और सबसे लोवेस्ट किसकी है? सबसे लोवेस्ट है सीजियम की। किसकी है भैया? सीजियम की 0.7 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे लोवेस्ट। चलो बात करनी है रेफरेंस के बारे में। तो रेफरेंस किसकी है? 1.0 लिथियम को रेफरेंस लेके सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड की जाती है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए लिथियम रेफरेंस है, सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की है, सबसे लोवेस्ट किसकी है? सीजियम की है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाता हूं ना मैं, राइट टू लेफ्ट जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की 4.0, ऑक्सीजन की 3.5 हो जाएगी, नाइट्रोजन की 3.0 हो जाएगी, कार्बन की 2.5 है, यहाँ इसकी 2.0 है, इसकी 1.5 है। सिंपल बात है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, सोडियम की है 0.9, पोटेशियम की है 0.8, रुबिडियम की भी कितनी है? 0.8, मैग्नीशियम की है 1.2, एल्यूमिनियम की है 1.5, इसकी है 1.8, इसकी है भैया 2.1, इसकी है 2.6 और इसकी है 3.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबकी, समझ गए? अब मैं क्या कहता हूँ, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। मैं जाता हूँ पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आओ, यहाँ देखो टॉप टू बॉटम आओ, टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये अब सारी प्रॉपर्टी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, उसमें आएंगे ही, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है इसलिए समझा रहा हूँ। सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन, बाद में आता है ऑक्सीजन, बाद में क्लोरीन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है, कार्बन आता है, ऐसे डिक्रीज होती है। ये लिख लेना, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ये सारे हैं ना, इसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। ये है ना इतने, इसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। चलो ये आपको लिख लेना है। अब ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, अब मैं यहाँ समझाता हूँ। आइए देखते हैं। आपने ये लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ एक और एग्जाम्पल लेके। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? PCl5 के एग्जाम्पल ले लेते हैं। PCl5 का एग्जाम्पल है, इसकी VBT ड्रॉ करनी है। तो क्या करना, कुछ नहीं भैया, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख लो। फॉस्फोरस के क्या है? 15 है, तो कौन सा आएगा? पहले तो नियोन आएगा, फिर आएगा 3s2, 3p3 और 3d तो 0 होगी ही होगी इसकी। 3s2, 3p3 और 3d तो इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो कितने एटम जोड़ने हैं, क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम में आता है। कितने एटम जोड़ने हैं आपको फॉस्फोरस के साथ? तो कि भैया 5 एटम जोड़ने हैं, तो उसके लिए 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। कितने इलेक्ट्रॉन के अनपेयर? 5। तो यहाँ तो सिर्फ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा तो चलेगा नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं। डी ऑर्बिटल तो पूरी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो हम क्या करेंगे? फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। अरे समझ आ रहा है ना आपको? फॉस्फोरस को मैंने भेज दिया एक्साइटेड स्टेट में। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हो गया, फिर कितना है? एटॉमिक नंबर 15। तो यदि मैं उसको कहाँ भेजूँ? उसको मैं भेज रहा हूँ कहाँ? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो सिडविक भैया ने हमें कहा कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दिया है तो S में से D में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो यहाँ S में से एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया। S में से यदि एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाए तो 3s1 हो सकता है। यहाँ पे 3s1, 3p3 और 3d1 हो गया। तो अब ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना भैया, यहाँ पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन गए आपके पास? आपके पास बन गए अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर है, ये अनपेयर, यहाँ पे एक अनपेयर है। तो ये तो सिंपल बात हो गई भैया। हमें 5 की जरूरत थी, पांचों के पांचों अनपेयर मुझे मिल गए। तो अब मैं क्या करूंगा? एक क्लोरीन इधर आएगा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, अरे एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। इन शॉर्ट सभी क्लोरीन ने, पांचों के पांचों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया और बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। पांचों के पांचों जो बॉन्ड बने हैं वो पांचों के पांचों कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड है। सभी बॉन्ड कैसे है? सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो।
हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई भैया, बताओ ना मुझे। तो कि भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही कैलकुलेट करने हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड और लोकलाइज लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, उसमें भी एक एस है, उसमें कौन सा है सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल के साथ, 3 पी के साथ तो sp3 और एक डी के साथ, ये sp3d आ गया। कौन सा आया, sp3d। और इसकी जियोमेट्री भी आप जानते हैं कौन सी है, इसकी जियोमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री हो गई भैया इसकी। आगे इसका शेप और सब कुछ 3D में समझाऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, ये लिख लो। समझ गए आप, इसकी ऐसे VBT ड्रॉ करते हैं। ये PCl5 के बारे में थी, किसके बारे में, PCl5 के बारे में। तो ये लिख लो, चलो पहले से ही लिख लेना है आपको। बात करते हैं अब हम SF6 के बारे में। किसके बारे में बात करनी है भैया, SF6 के बारे में। SF6 तो फिर से सल्फर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, नियोन आएगा। अब तो आपको याद रह गई होगी 3s2, सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, हो गई है 16, इसकी 3d भी वैकेंट होगी। ये रही मैंने इसका ऑर्बिटल व्यू, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 आएगा ना, बोलते भी नहीं, चलो कैसे बच्चे हो आप, बोलते भी नहीं कि सर यहाँ पे नहीं आएगा। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल व्यू। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, अरे भैया यहाँ तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, हमें कितने एटम जोड़ने हैं, 6 फ्लोरीन एटम को जोड़ना है। तो क्या करना होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सल्फर को मैंने भेज दिया एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में भेजोगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से P में से एक इलेक्ट्रॉन D में जा सकता है, इसमें से भी जा सकता है। ऐसा क्यों, आप जानते हैं सिडविक भैया ने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए सेपरेशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दिया, यहाँ आएगा नियोन, 3s1 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा, 3p3 और 3d क्या हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा। 3s1 ये 3p कुछ ऐसी ऑर्बिटल हो जाएगी, 3d ऐसी हो जाएगी। अरे हाँ ना बता दो भैया, यहाँ पे मैंने रख दिया ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, ये 3 रख दिए, यहाँ पे 2 रख दिए। अब आएंगे हमारे फ्लोरीन भैया। फ्लोरीन भैया आके क्या करेंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे फ्लोरीन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1। 100 बात की एक बात, कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुए, 6 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो कि भैया हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई सिग्मा बॉन्ड बनाने में, एक तो s ऑर्बिटल, यहाँ पे s लिख दिया, 3 p ऑर्बिटल यूज हुई ना, तो यहाँ पे p3 लिखो, 2 d ऑर्बिटल यूज हुई, sp3d2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो ये सिंपल केस थे भैया, सिंपल केस हमने देख लिए। एक काम करना, अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए ना, आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए। आपका होमवर्क रहेगा हमारा पानी, वाटर की वीबीटी आप खुद बनाना, वाटर की वीबीटी आपको खुद को बनानी है, समझ गए। मैं एक एक्सेप्शनल केस, जो जिसे एक्सेप्शनल तो नहीं कह सकते लेकिन समझने वाला केस है ना, उसके बारे में लिखता हूँ। पहले केस हमने क्या किया, पहले तो एमोनिया की लिखी ना, एमोनिया की वीबीटी, एमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, एमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। तो ये एमोनिया की बात हो गई। उसमें कौन सा कुछ ऐसा था भैया, ये s ऑर्बिटल थी, एमोनिया की s ऑर्बिटल थी, फिर यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर थी, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे। ये नाइट्रोजन की वीबीटी की ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन की वीबीटी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आके अपने इलेक्ट्रॉन देके चले गए, ऐसा था ना, रिवाइज करवा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं आपको। तो यहाँ पे ये लोकलाइज लोन पेयर थी, लोकलाइज लोन पेयर, ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है। तो
जो लोकलाइज लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखा। तो आप मुझे बताना, आप मुझे बताना कि चलो एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी वीबीटी ड्रॉ करो। तो इसकी वीबीटी आपको ड्रॉ करनी है pH3 की। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूं, नियॉन 3s2 3p3 3d0। चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉस्फोरस की ये आएगी, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आ गई। वीडियो पॉज करके काम कर रहे तो पहले तो आपको इसकी वीबीटी बनानी है। वीबीटी बनाओ, चलो वीडियो पॉज करके बनाओ। चलो आपने आंसर निकाला है ना, क्या आंसर आया होगा? आपका आंसर आया होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस और नो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन भैया, यही आया है ना आपका आंसर। लेकिन दोस्तों आप गलत हो। क्यों? उसका रीजन हम समझते हैं। pH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आता, उसका रीजन हम समझते हैं। उसके लिए आपको टाइटल लगाना पड़ेगा ड्रेगोज रूल। टाइटल लगा दीजिए आप, ड्रेगोज रूल। कौन सा टाइटल लगाना है? ड्रेगोज रूल। ड्रेगोज रूल, ये रूल क्या है? ये रूल क्या है लिखो तो भैया। इफ सेंट्रल एटम हैज लेस देन 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको EN से ही लिखता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, देन इट्स S and p orbital are not hybridized to each other। सिंपल बात है, कुछ बात है नहीं। each other, आइए समझते हैं, इधर समझते हैं। मैं बात करता हूं पहले तो कार्बन की। आगे हमने समझा ना कार्बन की, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2p2 आता था। अब उसमें हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। उसमें हमें कितने भैया अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो हम ऐसा कर रहे थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना। यहाँ ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखी। अब होता क्या था, ये एक s ऑर्बिटल, ये 3 p ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे में हाइब्रिड होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती थी। ऐसा हमने आगे पढ़ा है। तभी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। बाद में 4 हाइड्रोजन आके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना इधर। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। जो भी सेंट्रल एटम है उसकी यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है ना, तब उसी की p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल एक दूसरे से हाइब्रिड नहीं करेगी। तो यही तो बात है। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों नहीं आता? इसीलिए, यही रीजन से नहीं आता। मैं पहले फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर 15 यानी कि नियॉन 3s2 3p3 और 3d0। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ रहे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब क्या होता है, यदि आप, हमने आगे पढ़ा ना, इसमें ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर तो है ही। ये 3 हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पे आके तीनों ने अपने बॉन्ड बनाया होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने कंसीडर कर लिया, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। लेकिन ये रूल्स ऐसा कहता है कि यदि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है,
तो उसकी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे से ओवरलैप या तो हाइब्रिड नहीं करेगी। यदि वो दोनों ही एक दूसरे से हाइब्रिड नहीं कर रही तो ये दोनों मिलके पहले तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगी। ये ऐसा जो 4 ऑर्बिटल हमने आगे समझाने के लिए मैंने लिखा था ना, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं फॉर्म करेगी। यदि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म नहीं क्यों करेगी? उसका भी कुछ रीजन होना चाहिए ना। वो रीजन सिडविक ने दिया। किसने दिया? सिडविक ने। सिडविक का रूल फिर से आपको समझा दूं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं फॉस्फोरस ले लिया मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस इसका एटॉमिक नंबर 15 है। यहाँ पे 1s सेल, 2s सेल और मैं 3s सेल की बात करता हूँ। किसकी भैया? 3s सेल की। तो ये 3s सेल में भी क्या है? तो क्या भैया एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। समझना मेरी बात ध्यान से मेरी बात समझना। s, p और d ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए, हमने ऐसा पढ़ा था ना कि ये जो सेपरेशन है वो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सेपरेशन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। सेपरेशन कब कम होगा? ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल। सेपरेशन कम होगा जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ेंगे। तब सराउंडिंग एटम को कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में नहीं आता। इसका मतलब ये दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज नहीं होगा। यदि सेपरेशन ज़्यादा होगा इसलिए वो एक दूसरे से ओवर हाइब्रिड नहीं कर सकती। लेकिन समझना, अब रीजन समझ गए pH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों नहीं आता? क्योंकि s और p3 तीन p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल एक दूसरे से हाइब्रिड नहीं करती, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन हाइब्रिड क्यों नहीं कर रही, उसका रीजन सिडविक भैया ने दिया कि यदि आप फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो s और p ऑर्बिटल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यदि ज़्यादा होने के कारण s और p एक दूसरे से हाइब्रिड नहीं कर पा रही है, तो मुझे इसको हाइब्रिड करवाना है तो क्या क्या होगा? यदि मैं ये s और p के बीच का डिस्टेंस किसी ना किसी तरह कम कर दूं तो हाइब्रिड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी भैया। तो ये डिस्टेंस कम कब होगा? जब मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दूंगा। यहाँ तो हाइड्रोजन है इसलिए वो सेपरेशन कम नहीं कर सकता, इसीलिए pH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आता। pH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आता। वो हम VACPR थियरी में पढ़ेंगे pH3 का, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आता। ये ड्रेगोज रूल ने बताया। किसने? ड्रेगोज रूल ने बताया। तो ड्रेगोज रूल का क्या था? 2.5 से तो नाइट्रोजन, तो भैया नाइट्रोजन तो देता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इतने हैं ना नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम है कितनी है भैया? 3.0। इसकी 2.1 है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है, उसकी s और p ऑर्बिटल के बीच का जो सेपरेशन है वो कम है, इसीलिए वो दोनों इसीलिए ओवरलैप या तो हाइब्रिड कर सकती है। लेकिन यहाँ ये सभी की s और p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हाइब्रिड नहीं कर सकती। यदि वो s और p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हाइब्रिड नहीं करेगी तो क्या होगा? तो भाई हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब आप pH3 नहीं बना सकते हैं, ASH3 नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, SbH3 फॉर्म नहीं होगा, BiH3। ये सभी ड्रेगोज रूल के कॉन्सेप्ट है। किसके है भैया? ड्रेगोज रूल के। ड्रेगोज रूल ने ऐसा बताया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा कम है, 2.5 से कम है, वो इजीली ओवरलैप नहीं करेगी। तो ये सिंपल बात थी ड्रेगोज रूल की, ये समझने लायक था। pH3 वाला एक ही केस है, याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर की ओर। किसकी ओर जाते हैं भैया? हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो टाइटल लगा देना हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कहते किसे है?
तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिखो, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट में कौन आएगा, एक तो हाइड्रोजन आएगा और हेलोजन फैमिली पूरा आएगा, बता ही देता हूँ। एक हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली में जो भी आएगा वो मोनोवेलेंट एटम होगा। फिर प्लस और माइनस चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला लिख लो, एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ जाओगे। फॉर्मूला लिख लो। चलो पहला एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बोरॉन BF3 के बारे में। फर्स्ट वन, इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है। तो क्या करना है, 1/2 सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास कितने हैं, तो कि भैया 1s2 2s2 और 2p1 है। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंस सेल कहलाता है। 1s वाला वैलेंस सेल नहीं कहलाता, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसे वैलेंस सेल कहते हैं। तो इसमें 2, इसमें 1, यानी कि टोटल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए 3। पूरा वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही लिखना है 3। प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, हेलोजन है तो 3 हेलोजन, तो यहाँ पे 3 लिखो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आया, 3। समझ गए ना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया 3। फिर बात करनी है हमें दूसरी सेकंड नंबर एमोनिया के बारे में। किसके बारे, NH4+। चलो ना चार्ज वाला लेते हैं ना, चार्ज वाला ले लेते हैं, वहाँ चार्ज दिया हुआ है ना। हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए एक ही बात, 100 बात की एक बात, 1/2 कर दो। सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट एटम 4। प्लस चार्ज क्या है, यहाँ पे प्लस होना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से आपको माइनस करना है। जो भी चार्ज है उसका उल्टा लिखना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस करोगे आप यहाँ। तो 1/2 5 9 -1 यानी कि हो जाएगा 8/2 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा इसका 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगा, 4। ठीक वैसे ही आइए BF4 के बारे में बात करते हैं। BF4-, एक ही बात, 1/2। बोरॉन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 3। मोनोवेलेंट एटम 4। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करोगे, चार्ज को प्लस, जो भी है उल्टा कर देना है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको माइनस दिया हुआ है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस। इसका आंसर क्या आएगा, 8/2 यानी कि फाइनल आंसर आ गया 4। चलो फिर एक ये CH4 वाला ट्राई कीजिए, CH4 वाला। चलो वीडियो पॉज करके ये ट्राई कीजिए। तो चलो तो ये होमवर्क में कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको एक देखना, अभी यहाँ मैं लिखूँ ना, बाद में आप आपकी बुक में टेबल बनाना, दोनों सामने सामने पेज होना, ऐसा टेबल बनाना, दोनों आमने सामने पेज होना ऐसा। मान लीजिए ये आपका फ्रंट पेज है, तो ये पेज और ये पेज दोनों सामने सामने होना, ऐसा ही आपकी बुक में फ्रेश पेज के साथ आपको लिखना है। टेबल बनाने का है हमको, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन नंबर। क्या आएगा पहला, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कौन सा है वो। फिर लिखना है हमें हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो लिखेंगे। फिर लिखना है हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया। फिर यहाँ पे लिखोगे हम जियोमेट्री। क्या लिखेंगे, सिर्फ जियोमेट्री लिखो, अभी शेप की जरूरत नहीं, शेप हम VACPR में पढ़ेंगे। जियोमेट्री आ गई। फिर हमें लिखना है यहाँ पे ऑर्बिटल यूज। ऑर्बिटल यूज, कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है वो ऑर्बिटल यूज लिख लिया हमने। चलो इसको थोड़ा बड़ा रखना। फिर आएगा हमारा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, और लास्ट में आएगा हमारा बॉन्ड एंगल आ गया। फिर आएगा हमारे एग्जाम्पल्स, फिर आएगा क्या, हमारे एग्जाम्पल्स। चलो
यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। पहले बड़े अक्षर में ही लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आ गया, यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आया, एक काम करो ना, आपके पास यदि रफ पेज है या नहीं है, कहीं पे भी ये टेबल आपने ड्रॉ किया ना, उससे पहले एक और बात यहाँ पे लिख लो, नोट करके लिख लो, ताकि आपको कोई भी परेशानी ही ना हो, कोई भी परेशानी ना हो पूरा टेबल लिखने में, अच्छे से समझ जाओगे आप। हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल यूज करेंगे ना, ऑर्बिटल वाली ही बात बहुत ही समझने वाली है, दूसरा सब कुछ तो आ जाएगा, ऑर्बिटल वाली बात समझने वाली है। यदि आप सिर्फ एक ही पी ऑर्बिटल यूज करना चाहते हैं ना, सिर्फ एक ही, एस तो एक ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पी ऑर्बिटल में पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो मान लीजिए आपके हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक ही पी ऑर्बिटल यूज हो रही है ना, तो वो कौन सी होगी, पी जेड ऑर्बिटल होगी। यदि आपके हाइब्रिडाइजेशन में एक है तो पी जेड होगी। यदि आपके हाइब्रिडाइजेशन में 2 पी ऑर्बिटल यूज हो रही है तो वो पी एक्स और पी वाई होगी। कौन सी होगी, पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल ही यूज होगी। यदि आपके हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, एक डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो उसकी भैया 2 प्रोबेबिलिटी है, उसकी 2 प्रोबेबिलिटी, या तो वो डी जेड स्क्वायर भी हो सकती है, या तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर भी हो सकती है। कौन सी, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर भी हो सकती है। ये 2 प्रोबेबिलिटी वो आगे हम देखेंगे, दोनों में से कोई एक यूज हो सकती है। फिर मान लीजिए यदि 2 डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, 2 डी ऑर्बिटल, तो वो ऑलवेज डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ही होगी, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ही होगी। यदि 3 डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, कितनी भैया, 3 डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे लिखना ये डी जेड स्क्वायर होगी, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होगी, और तीसरी जो होगी ना डी एक्स वाई होगी। कौन सी होगी, डी एक्स वाई। इतना आपको याद रखना है, इतना याद रख लेना, अभी ही याद रख ले, फिर ही हम टेबल में जाते हैं। वीडियो पॉज करके आप थोड़ा याद रख लो, फिर ही हम जाते हैं टेबल में। एक पी है तो पी जेड, 2 है तो एक्स वाई, एक डी है तो जेड स्क्वायर या तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, 2 है तो जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, तीनों है तो ये तीनों। चलो अब मैं टेबल में जाता हूँ। ये हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना आपने सीख लिया, कैसे निकालते हैं। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस और माइनस चार्ज को 2 से डिवाइड कर दोगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर मिलेगा, कुछ डिजिट मिलेगा। डिजिट के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए किसी का आंसर 2 आ गया, क्या आ गया, 2, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी। उसकी जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर जियोमेट्री होगी भैया। कौन सी होगी, लीनियर जियोमेट्री, ऐसी लीनियर जियोमेट्री होगी। ए और 2 बी होंगे। कौन सी ऑर्बिटल यूज होगी, एक तो एस ऑर्बिटल यूज हुई, पी कितनी यूज हुई, एक ही, पी ऑर्बिटल एक ही यूज हुई, इसका मतलब वो कौन सी होगी, पी जेड ऑर्बिटल होगी। लिखा ना आगे, पी जेड ऑर्बिटल। बॉन्ड एंगल स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा। लीनियर में बॉन्ड एंगल 180 होता है। इसका एग्जाम्पल भी आप जानते ही है, कौन सा आएगा भैया, कौन सा आएगा, CO2 भी लिख सकते हैं, बेरिलियम H2 भी लिख सकते हैं, BeH2, जितने भी लीनियर है जिसके बॉन्ड एंगल 180 है वो सारे आएंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन नंबर जब 2 आए उसकी बात हो गई। बात करते हैं हम, यदि हाइब्रिडाइजेशन नंबर आपका 3 आए, कौन सा आए भैया आपका, यदि हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आए, यहाँ पे मैं इसे लाइन कर दूँ ताकि अलग हो जाए। मैंने लिख लिया हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 के बारे में। यदि मेरा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसकी जियोमेट्री कौन सी होगी, ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर ना, कैसा होगा, ये ए बी बी बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आएगा, ट्रायगोनल प्लानर। ये भी एक दूसरे से आपस में ऐसे जुड़े होंगे, ये भी एक जुड़े होंगे, ये ट्रायगोनल प्लानर हो गया। sp2 तो एक तो s ऑर्बिटल होगी, 2 p ऑर्बिटल है, इसका मतलब px और py ऑर्बिटल होगी। कौन सी px और py ऑर्बिटल हो जाएगी। बॉन्ड एंगल बता दो ना भैया, बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, बॉन्ड एंगल होगा इसका 120 का बॉन्ड एंगल होगा। और इसका एग्जाम्पल भी आप जानते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो कि इसके एग्जाम्पल में हम
अरे रुक जाओ, इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं BF3 आता है, BCl3 आता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका बॉन्ड एंगल 120 है, वो इसमें आता है। बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 के बारे में। यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आ गया, यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है 4, यहाँ पे जाने देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर मान लीजिए 4 है, तो इसमें पहली प्रोबेबिलिटी या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। यदि sp3 है तो वो टेट्राहाइड्रल होगा। कौन सा होगा? टेट्राहाइड्रल। उसकी जियोमेट्री तो आप जानते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, वो आप समझ जाओगे। यहाँ सिर्फ इतना लिखो, 3 p ऑर्बिटल यानी कि px, py और pz तीनों की तीनों यूज हो जाएगी। इसमें बॉन्ड एंगल 109.28 होगा। जानते हैं सब, बच्चा जानता है ये sp3 को, तो sp3 को तो आप अच्छे से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद ही होगा, CH4, NH3 और क्या आएगा? H2O। ये है, सिंपल बात है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब बात करते हैं हम, यदि हमारा इसमें भी दो प्रोबेबिलिटी है, sp2d, या तो किसी का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा, ये हम देखेंगे, ये हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों, कब होगा। जब sp2d या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, उसकी जियोमेट्री क्या होती है मालूम है आपको? स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है भैया? उसकी जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। इसमें एक s ऑर्बिटल यूज हुई, 2 p ऑर्बिटल यूज हुई, तो px और py ऑर्बिटल होगी, एक ही d ऑर्बिटल यूज हुई, तो d ऑर्बिटल एक हो, या तो dz² हो सकती है या dx² y² हो सकती है। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लानर है ना, उसमें dx² y² ही यूज होती है, तभी ये स्क्वायर प्लानर बनेगा। तो ये आ गया। स्क्वायर प्लानर कैसा है जानते हैं ना आप? स्क्वायर प्लानर मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल एटम A है, यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख दूँ क्या? यहाँ लिख दूँ? नहीं, यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, एक ही प्लेन में B है, चारों के चारों B एक ही प्लेन में है। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात यदि मैं आपको कहूँ कि ये पांचों के पांचों जो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पांचों के पांचों एटम जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक ही प्लेन में है, इसीलिए तो हम स्क्वायर प्लानर बोलते हैं। अब मुझे बताना इसमें न बॉन्ड एंगल कितने पॉसिबल है। ये दोनों B है ना, ये दोनों B के बॉन्ड एंगल आएगा 90, तो यहाँ पे मैं 90 लिख दूँ। ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल, ये B और ये B का बॉन्ड एंगल आएगा 180। कितना आएगा? 180। तो यहाँ पे 180 बॉन्ड एंगल आता है। कौन सा आता है? 180। इसका एग्जाम्पल कौन सा है जानते हैं आप? इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आएगा NiCN4 -2 और क्या आएगा? CuNH3 4 टाइम +2, CuNH3 4 टाइम +2। ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे आएगा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन यहीं से आप लिखते जाओगे, जब तक ज़रूरत पड़े तब तक ये आपको अच्छे से याद रह जाए, इसीलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। लेकिन सारे के सारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत होगी, समझते जाओ। ये स्क्वायर प्लानर की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर इधर चलो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगा? अब 5 आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा 5। तो इसको अब मैं ऊपर जाने दूं। बता दे रहना मुझे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। क्या होगा? या तो dsp3 भी लिख सकते हैं, sp3d या तो dsp3। चलो यहाँ पे क्या लिखना है? जियोमेट्री लिखनी है। यहाँ पे लिखना है हमें जियोमेट्री लिखनी है। तो यहाँ पे जियोमेट्री जो लिखेंगे वो कैसी होगी? तो कि भैया पहली प्रोबेबिलिटी है उसमें कि ट्रायगोनल बाई पिरामिडल,
बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल कौन सी होगी, एस। 3p है यानी कि px, py और pz, एक ही z ऑर्बिट d ऑर्बिटल एक ही है तो यहाँ ट्रायगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल है उसमें dz² ऑर्बिटल यूज होती है, ट्रायगोनल बाई पिरामिड में dz² ऑर्बिटल यूज होती है। कैसा होता है, यहाँ पे a है, एक b इधर है, एक b इधर है, एक b इधर है, एक उसके ऊपर वाले फेज में, एक नीचे वाले फेज में, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले फेज में। ये तीनों के तीनों जो बी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मैं जो जिसको ट्रायगोनल बना रहा हूँ वो एक ही फेज में है। समझते हैं इधर, जस्ट सेकंड या मॉडल के साथ ही मैं आपको समझाता हूँ, मॉडल के साथ ही हम समझते हैं। चलो इधर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे, ये ए सेंट्रल एटम ए, ये रहा आपका सेंट्रल एटम ए, ग्रीन कलर है वो सेंट्रल एटम है। यहाँ जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बी जो दिखाई दे रहा है ना वो इन शॉर्ट इधर है, इधर ये रहा आपका बी, ये बी। एक दूसरा बी आपकी ओर आ रहा है, एक बी आपकी ओर आ रहा है, एक बी इधर है। इन शॉर्ट ये ट्रायगोनल बना कि नहीं बना, ये ट्रायगोनल दिखाई दे रहा है। ये ट्रायगोनल को मैंने सुला दिया अपने हाथ पे, चलो ये नींद कर रहा है। इन शॉर्ट यहाँ से यदि मैं प्लेन पास करूँ, एक प्लेन यहाँ से पास करूँ तो क्या ये चारों के चारों एटम कट नहीं कर जाएंगे, कट हो जाएंगे, चारों के चारों एटम क्या हो जाएंगे, कट। इन शॉर्ट ये ट्रायगोनल बना, ये रहा उसके प्लेन के ऊपर का हिस्सा, ये प्लेन के नीचे का हिस्सा, उस पे मैंने बना दिया एक पिरामिड, आ गया उस पे मेरा पहला पिरामिड। ये देखो ट्रायगोनल पिरामिड कहते हैं इसे। मैं यहाँ पे दूसरा एटम रखता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया दूसरा एटम, ट्रायगोनल बाई पिरामिड बन गया। दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्या भैया, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है ये बन गया मेरा ट्रायगोनल बाई पिरामिड। एक तो पहले ये ट्रायगोनल है, उस पे पहला पिरामिड, दूसरा पिरामिड नीचे है तो इसे कहते हैं ट्रायगोनल बाई पिरामिड। तो आपने देखा ट्रायगोनल बाई पिरामिड, तो ये देख लिख लेना। इसको अब मैं जाने दूं, इसको जाने दूं ना, चलो आपने ये लिख लिया है तो अब इसकी ज़रूरत है नहीं। ट्रायगोनल बाई पिरामिड, इसका अब क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना क्या है भैया, उसका बॉन्ड एंगल। अरे वो तो देखना भूल गए, आइए जो देखिए मेरे साथ देखिए उसका बॉन्ड एंगल। मैं पहले तो आपको बता दूं, ये ट्रायगोनल जो 3 ट्रायगोनल है ना उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, ट्रायगोनल होगा, इसका मतलब उसका बॉन्ड एंगल 120 का होगा। ये एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि उसका बॉन्ड एंगल 120 का आएगा। ट्रायगोनल का बॉन्ड एंगल कितने का आएगा, 120 का। दूसरा बॉन्ड एंगल कौन सा पॉसिबल है, सीधी सी बात, ये ऊपर वाला एटम है और ये नीचे वाला एटम, ये दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है भैया, ये दोनों के बीच में 180 का है। कितने का है, 180 का बॉन्ड एंगल है। तीसरा भी है, देखो बैठे बैठे ये एटम, ऊपर वाला एटम और यहाँ से ये एटम, देखिए ये एटम, ये दोनों सिर्फ, अब दूसरे को निकाल दूँ ना दूसरे को, ताकि आपको, अरे निकालने की क्या ज़रूरत है, दूसरे को निगलेक्ट कर दीजिए। ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, ये दोनों के, अरे अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, ये रहा 90 का एंगल। तो ये आएगा इधर 90 का एंगल, इधर कौन सा आएगा 90 का एंगल। तो 100 बात की एक बात, 3 बॉन्ड एंगल पॉसिबल है ट्रायगोनल बाई पिरामिड में, 120 का है, 180 का है और 90 का बॉन्ड एंगल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आएगा, कौन आएगा भैया, PCl5, PCl5, इसका बॉन्ड एंगल आएगा भाई, बेस्ट एग्जांपल है PCl5। तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब बात करनी है हमें इसमें ही, यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर sp3d ही है तो ट्रायगोनल बाई पिरामिड वाली पॉसिबिलिटी तो एक अच्छी ही है। दूसरी प्रोबेबिलिटी कौन सी है जानते हैं आप, दूसरी प्रोबेबिलिटी है स्क्वायर पिरामिडल के बारे में। स्क्वायर पिरामिडल
वो कौन सा था? स्क्वायर प्लानर था, वो स्क्वायर प्लानर था। अब बनाना है मुझे स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी ऑर्बिटल है? एस, 3 पी ऑर्बिटल यानी कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल है। डी एक ही है तो इसमें कौन सी डी आएगी? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाली ऑर्बिटल आएगी, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाली ऑर्बिटल आएगी। आइए इसको भी समझते हैं। ये स्क्वायर तो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर, इसको मैंने सुला दिया, इसको स्क्वायर को मैंने सुला दिया। यहाँ बीच में सेंट्रल एटम है, यहाँ बीच में सेंट्रल एटम है, मैंने इसको सुला दिया। बीच में सेंट्रल एटम, चारों के चारों कॉर्नर पे एक एक एटम है। स्क्वायर बन गया मेरा। मुझे बनाना है पिरामिड, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक एटम ऊपर, यानी कि एक एटम यहाँ ऊपर है, 4 यहाँ पे है, तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। सिंपल बात है ना, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाओ। ये रहा मेरा ए सेंट्रल एटम, यहाँ पे ए, यहाँ सभी जगह क्या है? बी। ये चारों के चारों बी कहाँ है भैया? चारों के चारों बी है ना, वो एक ही प्लेन में है। और ये वाला जो बी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी है, वो ए के ऊपर है, ए के ऊपर, तो वो पिरामिड जैसा है, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ये लिख लेना। स्क्वायर पिरामिडल में कितने एंगल पॉसिबल है? स्क्वायर पिरामिडल में कितने एंगल पॉसिबल है बताना भैया। टोटल एंगल कितने पॉसिबल है? तो कि यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखो तो भैया, ये दोनों बी के बीच में कितना एंगल है? 90 का एंगल है। ये वाले दोनों बीच के बीच का 90 का एंगल है, अरे सॉरी 180 का एंगल है। इसका एंगल 180 का आएगा। तो स्क्वायर पिरामिडल में 2 एंगल पॉसिबल है, एक तो 90 का एंगल, दूसरा 180 का एंगल। तो अब मैं इसको जाने दूं, यहाँ से लिख लेना हो आप। चलो ये चला गया बी। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने का आएगा भैया? एक तो 90 का आएगा, दूसरा आएगा 180 का। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा आएगा? कौन सा है? स्क्वायर पिरामिडल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा यहाँ पे sp3 d6 सिस्टम, d6 सिस्टम, FeCN, SbPH5 और बिस्मथ पेंटाफिनाइल एंड एंटीमनी पेंटाफिनाइल बोथ आर स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, बोथ आर स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। तो ये बात हो गई। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है, उसके बारे में बढ़ते हैं हम आगे। यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको ऐसा ही रखता हूँ ताकि बहुत ज़रूरत ना पड़े हमें। ये रहा सब कुछ, चलो एक ही बोर्ड में आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया है, आपको दिखाई दे रहा है। चलो अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन नंबर जिसका 6 आता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या तो d2sp3, 3 प्रोबेबिलिटी है ना, sp3d2 या तो d2sp3। ये कौन सा होगा? ये ऑक्टाहाइड्रल हो सकता है। कौन सा है? ऑक्टाहाइड्रल हो सकता है। कौन सी ऑर्बिटल है? s, px, py, pz और 2 d ऑर्बिटल है, इसका मतलब dxz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो ये ऑक्टाहाइड्रल है, तो इसमें कौन से बॉन्ड एंगल आएंगे? ऑक्टाहाइड्रल, आइए ना समझते हैं इधर ही, ऑक्टाहाइड्रल को इधर ही समझते हैं ना। मैं जस्ट गिव में 1 मिनट में यहाँ पे आपको बना देता हूँ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहाइड्रल बनाने के लिए पहला काम करना है आपको, स्क्वायर प्लानर बना लिया, दिखाई दे रहा है स्क्वायर प्लानर। चलो मैंने स्क्वायर प्लानर तो बना लिया, ये चारों के चारों एटम को तो एक प्लेन में रख दिए। अब उस पर मैंने रख दिया एक ऊपर एटम, एक एटम रख दिया मैंने यहाँ नीचे की ओर। तो क्या हो गया? ये हो गया मेरा ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में एक बात याद रखना, सभी बॉन्ड एंगल, सभी बॉन्ड लेंथ और सभी बॉन्ड डिस्टेंस जो है ना वो सेम होते हैं। ऑक्टाहाइड्रल में सभी के सेम होते हैं। आप यहाँ से देखोगे फिर भी ऑक्टाहाइड्रल है ना, देखना मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये भी ऑक्टाहाइड्रल ही कहा जाता है। देखो 4 एटम ये वाले, 5 एटम ये वाले प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे,
देखना मैं कैसे रोटेशन दे रहा हूँ। ये दोनों अभी मैंने ऊपर नीचे रखे ना, ये दोनों मैंने ऊपर नीचे रखे ना, मैंने इसको प्लेन में ले लिया। देखो इसको मैंने ले लिया प्लेन में, फिर भी जो बनेगा ना वो कौन सा होगा, ऑक्टाहाइड्रल ही होगा। इन शॉर्ट ऑक्टाहाइड्रल को आप कहीं से भी देखोगे ना, बॉन्ड एंगल सभी का सेम आएगा। तो एक बॉन्ड एंगल तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा भैया, कि ये जो 4 लोग प्लेन में है, ये 4 लोग जो प्लेन में है उसका बॉन्ड एंगल 90 का होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक बॉन्ड एंगल आएगा वो 90 का आएगा। दूसरा कौन सा आएगा, ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। लेकिन ये ऊपर वाला एटम और ये नीचे वाला एटम, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 180 का होगा। कितने का होगा, 180 का बॉन्ड एंगल होगा। तो ये सिंपल बात थी भैया, ये बात सिंपल थी। चलो तो इसकी बात तो हो गई। अब ऑक्टाहाइड्रल के एग्जाम्पल, SF6 बेस्ट एग्जाम्पल है, FeCN6-4 ये भी उसका ऑक्टाहाइड्रल का ही एग्जाम्पल है। इसको हम, ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे ना भैया, ये हम पढ़ेंगे हो, उसका टेंशन मत लेना, उसका टेंशन मत लेना, सब कुछ आप समझ जाओगे। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। आगे आगे जाओगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है भैया कि आपको बहुत सारे, शुरुआत में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप जैसे जैसे क्वेश्चन लेक्चर्स देखते जाओगे ना, वैसे वैसे सभी क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही खुद मिलता जाएगा। आप खुद को ही आपका सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और यदि फिर भी ना मिले तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। कॉल करना या मैसेज कर देना। तो ये ऑक्टाहाइड्रल की बात हो गई भैया, ये किसकी बात हो गई, ऑक्टाहाइड्रल के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर जिसका 7 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d3, या तो d3sp3 आता है। उसका शेप कौन सा होता है, जियोमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ऑर्बिटल लिखवाओ मुझे, एक तो s होगी, 3p यानी कि px, py और pz ऑर्बिटल है। 3d ऑर्बिटल है तो dz² आएगी, dxy ऑर्बिटल आएगी, dx² ऑर्बिटल आएगी। ये तीनों के तीनों आ गई। बात करनी है बॉन्ड एंगल के बारे में। ऑक्टाहाइड्रल अच्छे से समझे ना आप, ऑक्टाहाइड्रल समझ गए ना, तो अब क्या करना है, ऑक्टाहाइड्रल बनाने के लिए पहले हमने क्या किया था, चलो ये 4 एटम रखे थे ना हमने यहाँ पे, चलो कोई और है नहीं, समझ लेना। ये 4 एटम आपने रखे थे प्लेन में, ये प्लेन में रख दिए। अब क्या करना है, पेंटागोनल बनाना है। तो पेंटागोनल कैसे बनाओगे, एक एटम और रख दो। यहाँ पे प्लेन में कितने एटम आएंगे, 5 दिखाई दे रहा है पेंटागोनल। सभी बॉन्ड एंगल सेम होने चाहिए, आप समझ लेना, सभी बॉन्ड एंगल सेम होने चाहिए। ये पेंटागोनल बन गया मेरा। अब मैं इसको सुला देता हूँ, यानी कि ये बन गया मेरा पेंटागोनल प्लानर। पेंटागोनल क्या बन गया, प्लानर। उस पर एक एटम ऊपर रख दूँ तो ये पेंटागोनल पहला पिरामिड। चलो ये एटम ऊपर है ही, ऊपर एक एटम यदि आप मैंने नीचे से जोड़ दिया तो पेंटागोनल बाइपिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड बन जाएगा। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिड है, ध्यान से समझना। अब जो मैंने यहाँ पे ये प्लेन में 5 एटम है, प्लेन में कितने एटम है, 5 एटम है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 72। अच्छे से जानते हो। 360 में कैसे आएगा भाई, 360 का डिवाइडेशन आप 5 से करोगे, 5 एटम रखे ना, तो 5 को इक्वल डिस्टेंस यानी कि 5 से डिवाइडेड करोगे तो उसका बॉन्ड एंगल आएगा 72 एंगल। कितना आएगा, 72 एंगल। फिर क्या दूसरा बॉन्ड एंगल पॉसिबल है, हाँ भैया है। एक बात समझो, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये जो ऊपर है ना ये एंगल, और ये है, ये जो प्लेन में है यानी कि इधर है ना, इधर ही है, ये झूलता है, देखो रबर का है इसलिए झूलता है, लेकिन समझ लेना यहाँ ये एटम और ये एटम ऐसा है। तो ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 90 का है।
वो बॉन्ड एंगल कितने का है भैया, 90 का है। तो यहाँ पे 90 आएगा। फिर एक बात वही तो आएगा, यहाँ एक पिरामिड में एक एटम ऊपर है, पिरामिड में एक एटम यहाँ नीचे है, तो ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180। ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना होगा, 180। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है IF7 माइनस एंड दूसरा है नियोबियम F7-3, नियोबियम F7-3। तो ये सिंपल बात है भैया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इतना लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इतना लिख लो। चलो पहले इतना लिख लो, पहले से ही लिखते जाओ ना, एक काम करो पहले से ही लिखना है आपको। कहाँ गया पहला, इधर रहा। चलो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2, 3, 4 वीडियो पॉज करके लिख लेना, वीडियो पॉज करके चलो ये लिख लेना। अब लिख लो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 और 6 के बारे में पहले तो पूरा लिख लो। चलो 5 जितना दिखाई दे रहा है उतना वीडियो पॉज करके लिख लो। 7 के बारे में भी वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो इसमें इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, ड्रॉ करके दिखाऊँ भैया ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है। ये सेंट्रल एटम A, यहाँ पे मैंने रख दिया B, यहाँ पे एक B है, यहाँ पे एक B है, एक B इधर है। पहले मैंने पेंटागोनल प्लानर बनाया, क्या बनाया, पेंटागोनल प्लानर। ये सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे, सभी एक दूसरे से ऐसे जुड़े होंगे। ये आपको पेंटागोनल दिखना चाहिए, ये आपको पेंटागोनल दिखना चाहिए और पेंटागोनल ही है ये पेंटागोनल ही है भैया। ये पेंटागोनल दिखेगा, दिखाई दे रहा है ना पेंटागोनल। ये सभी को मैंने यहाँ सुला दिया है, एक ही प्लेन में है। यहाँ से प्लेन पास करूँगा ना तो ये 6 के 5B और ये सेंट्रल एटम A कट कर जाएगा, तो पेंटागोनल तो बन गया मेरा। यहाँ पे ये प्लेन में है ना, यहाँ ऊपर एक एटम रख दूँ, ऊपर एक एटम, ये मैंने कि क्या बनाया मैंने, पिरामिड ना, ऊपर एटम रखा यानी कि पिरामिड। ये पहला पिरामिड, यहाँ पे दूसरा एटम मैं नीचे रखता हूँ तो ये दूसरा पिरामिड। तो पेंटागोनल बाई पिरामिड, इधर देखो मैंने पिरामिड रख दिया, यहाँ रखा मैंने पिरामिड, ये पहला ऊपर वाला, ये नीचे वाला पिरामिड। तो ये सभी बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 72 के बॉन्ड एंगल है, 72 के बॉन्ड एंगल। ये वाला B और ये वाले B के बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 का बॉन्ड एंगल होगा, 180 का बॉन्ड एंगल होगा। अब सोचो यहाँ पे प्लेन में 5 एटम है ना, प्लेन में 6 एटम, एक एटम यहाँ ऊपर है, एक एटम ऊपर है, और ऊपर वाला एटम और ये प्लेन वाला एटम दोनों के बीच का एंगल दिखाई ही दे रहा है, दिखाई ही ऐसा है, अरे दिखाई दे रहा है या नहीं, ऐसा है। ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 90 का है, तो ये 90 का बॉन्ड एंगल भी लिखा, उसका एग्जाम्पल भी लिख लिया। ये पेंटागोनल पिरामिडल की बात समझ गई है ना। अब इसी में मुझे आपको दूसरा समझना है, ध्यान से समझना भैया। चलो यदि हाइब्रिडाइजेशन नंबर सेम है आपका, हाइब्रिडाइजेशन नंबर सेम है, सिर्फ जियोमेट्री अलग है, तो कौन सी जियोमेट्री आ सकती है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 sp3d3 ही है, लेकिन इसका शेप मोनोकेप ट्रायगोनल प्रिज्म, मोनोकेप ट्रायगोनल प्रिज्म सेम ही है, ऑर्बिटल भी सेम ही है। चलो मोनोकेप ट्रायगोनल प्रिज्म कैसा होगा, चलो ना इधर ही मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर ही मैं ड्रॉ करता हूँ, समझना। मोनोकेप ट्रायगोनल प्रिज्म, अरे इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया। प्रिज्म कैसा होता है ये बच्चा बच्चा जानता है, ऐसा मत सोचना कि सर मुझे नहीं दिखाई दिया प्रिज्म। ये प्रिज्म मैंने बना दिया, प्रिज्म तो जानते ही है 3D में कैसा होता है। यहाँ पे ले लिया मैंने, ट्रायगोनल बना दिया, यहाँ पे ट्रायगोनल है, दूसरा ट्रायगोनल इधर है, सभी को मैंने जोड़ दिया। चलो सभी को मैंने जोड़ दिया। अब मेरा सेंट्रल एटम किधर है, इधर है, मेरा सेंट्रल एटम A बीच में रहा। यहाँ पे क्या है, B है, देखना भैया कितने B से जोड़ना होगा, 7B से, ये 3 जोड़ गए, चौथा B इधर है, सभी कॉर्नर में एक एक B है,
यहाँ से और एक बी इधर से जुड़ गया, टोटल 6 बी तो जुड़ गए, टोटल 6 बी तो जुड़ गई है, वो तो आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन अब सोचो, प्रिज्म तो जानते ही है, प्रिज्म में फेज कितनी होती है, फेज देखो, ये एक फेज आपको दिखाई दे रही है, एक आगे की ओर प्रिज्म की ओर फेज होगी ना, इसको प्रिज्म की एक फेज ही समझो, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये फेज को मैंने बाहर ले लिया, ये एक फेज है। दूसरी फेज यहाँ बोर्ड के पीछे वाले फेज में है, बोर्ड के पीछे है, और तीसरी फेज यहाँ पे नीचे की ओर है, तीसरी फेज यहाँ पे नीचे की ओर है। तो कोई भी एक रेंडमली कोई भी एक फेज में से आप यहाँ पे उसके आगे एक एटम रख दीजिए। यहाँ आपको जो फेज दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे फेज, वो फेज में मैंने यहाँ पे एक एटम रख दिया। यहाँ पे देखो ना, ये मेरे हाथ में ही है, ये मेरे हाथ में ही है, और ये मेरे हाथ में से एटम ये ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो फेज पे ये जो मैंने एटम रखा ना, ये एटम को कैप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कैप। ये एटम को हम कहते हैं कैप। तो ये मोनोकैप हो गया, एक ही फेज पे है, इसलिए हम ऐसे कहते हैं मोनोकैप। क्या कहते हैं? मोनोकैप। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जानते हैं? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NbF7-2, जिरकोनियम F7-2, ZrF7-2, ये दोनों ट्रायगोनल मोनोकैप ट्रायगोनल प्रिज्म के हैं, मोनोकैप ट्रायगोनल प्रिज्म है। ये टोटल तो 5 फेजेस होती है। टोटल कितनी है? 5 फेजेस। लेकिन ये जो साइड वाली जो दोनों छोटी छोटी फेज है ना, उसको उसको हम नहीं कंसीडर करते। सिर्फ 3 बड़ी फेज है ना, यहाँ आगे एक आई है, एक पीछे की ओर, एक नीचे की ओर, वो 3 ही फेज को कंसीडर करना है। उसमें भी मैंने एक एटम आगे रख दिया, और वो एक फेज की कैप हो गई। क्या हो गई? एक फेज की कैप हो गई। तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकैप कहते हैं। एक ही कैप है इसलिए मोनोकैप कहते हैं। तो ये भी लिख लेना हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 के बारे में। बढ़ते हैं हम आगे। यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन नंबर 8 होता है, यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन नंबर कौन सा होता है भैया? 8। यहां लिखता हूं मैं, यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन नंबर 8 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो कि भैया sp3d3f होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3f होगा। और उसका शेप कैसा आएगा? हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। तो कुछ नहीं भाई, हेक्सागोनल बाइपिरामिड कैसे बनाएंगे? तो कि भैया ऐसे, इधर मैं बनाता हूं, इधर मैंने एटम रख दिया, इधर कोई एटम है, चलो बी एटम है, इधर भी बी एटम है, इधर भी एक बी एटम है, इधर भी बी एटम है, इधर भी एक बी एटम है, इधर भी एक बी। अरे बेंजीन रिंग तो जानते हैं ना? बेंजीन रिंग तो जानते हैं कि नहीं जानते? जानते ही होंगे, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं आप, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं। ये हेक्सागोनल बनाया मैंने, देखोगे ना अभी आप तो पता चल जाएगा। इसको मैंने यहाँ सबके साथ जोड़ दिया, बेंजीन रिंग जैसा बना दिया है। बेंजीन रिंग को हमने सुला दिया है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, ये रिंग का, ये बीच में रिंग में कार्बन है, दिखाई दे रहा है आपको। हेक्सागोनल तो बन गया, हेक्सागोनल यानी कि रिंग में ऐसे आपने बेंजीन रिंग को यहाँ पे सुला दिया, बीच में भी एक मेटल रख दी। बेंजीन रिंग नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए एक बेंजीन रिंग जैसा शेप है, बीच में एटम रख दिया। अब उसको मुझे बनाना है बाई पिरामिडल। कैसे बनाओगे? एक एटम ऊपर रख दीजिए प्लेन के, एक प्लेन के नीचे, तो ये एटम ऐसा आएगा ना, इधर आएगा ना, ये एटम इधर। चलो ये एटम मैंने रख दिया एक ऊपर, एक एटम मैंने रख दिया यहाँ पे नीचे, तो ये बन गया हेक्सागोनल बाई पिरामिड। क्या बन गया? हेक्सागोनल बाई पिरामिड। कितने, अरे इसकी ऑर्बिटल लिख लेते हैं ना, कौन सी ऑर्बिटल आएगी? एक तो एस है, तीनों के तीनों पी यानी कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल है। 3 डी ऑर्बिटल यानी कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, और लास्ट वन एफ ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल का हम डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते, तो इतनी ऑर्बिटल्स है। बॉन्ड एंगल तो आप बता दो, बॉन्ड एंगल आपको बताना है भैया। कैसे बताओगे? कुछ नहीं है, सिंपल बात है। बॉन्ड एंगल बताना कैसे है? तो कि भैया ऐसे, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 60 का होगा।
बेंजीन रिंग में जो कार्बन होते हैं वो 60 एंगल पे, तो यहाँ पे लिखो पहले तो 60 आएगा। कितने का आएगा? 60। प्लेन, ये से प्लेन में टोटल 7 एटम है, एक एटम ऊपर है ना, एक एटम ऊपर है, तो ये ऊपर वाला एटम और ये साइड वाला जो प्लेन में है, ये दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा? ये दोनों के बीच का एंगल होगा 90 का, ये एंगल होगा 90 का। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों का एंगल हो जाएगा 180 का। कितने का होगा? 180 का। देखा भैया, एक बात और बता दूं, एक और बात बता दूं कि 3D में समझना बहुत ही ज़रूरी है। जितना 3D में आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आसानी से आप समझ सकोगे, वरना ऊपर से चला जाएगा, वरना ऊपर से जाएगा। और जो सिमेट्री होगी ना, वो तो कंप्लीट 3D में ही समझनी है। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा इसके सभी के शेप 3D में इमेजिनेशन करने की ट्राई कीजिए, सभी के शेप इमेज करने ट्राई करना स्टार्ट कर देना। इतने आएगा, यही आएगा। और इसका एग्जाम्पल यदि हम लिखें, इसका एग्जाम्पल यह आएगा U। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? यूरेनियम O2 टाइम NO3 3 टाइम माइनस। यूरेनियम ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। यूरेनियम, ऑक्सीजन 2 टाइम NO3 3 टाइम N माइनस। चलो मैं आपको ये हेक्सागोनल पिरामिडल, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल है ना, ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यदि 3D में जिसको भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो गूगल कर लेना, ये कॉम्प्लेक्स का गूगल करके देखना, एक बार ट्राई करना, गूगल में भी देख लेना, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3D में आप उसे रोटेट कर सकोगे और देखना ही देखना है। एक बार इसको गूगल में देख लोगे ना, तब आपका 3D में समझने का, आगे में जब समझाऊंगा ना, वो इजीली समझ पाओगे। इसका शेप कैसा होगा भैया? इसका शेप कुछ ऐसा होगा। यूरेनियम को मैंने रख दिया सेंट्रल, यूरेनियम आ गया मेरे सेंट्रल, यहाँ पे हो गए 2 ऑक्सीजन, ये रहे मेरे 2 ऑक्सीजन, ये दोनों पिरामिड है, ऊपर वाले दोनों क्या है? पिरामिड मैंने रख दिए। यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर है, ये यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा। 3D में है, ये कहाँ आता है भैया? आगे आता है। यहाँ यूरेनियम से 2 ऑक्सीजन ऐसे आएंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन उससे आगे होगा, नाइट्रोजन उससे आगे। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर है, ये दोनों भी नाइट्रोजन से जुड़े होंगे। ये रही उसकी शेप, ये रहा उसका शेप 3D में। समझना, ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 6 के 6 ऑक्सीजन है ना, एक ही प्लेन में है, 6 के 6 ऑक्सीजन एक प्लेन में है, उसी के साथ नाइट्रोजन। मान लीजिए मैंने बीच में से प्लेन लगाया ना, तो दोनों ऑक्सीजन के सिवा सब कुछ कट हो जाएगा। दोनों ऑक्सीजन के सिवा, ऊपर वाला ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, नीचे वाला एक ऑक्सीजन एज इट इज। यूरेनियम तो सेंट्रल में है ही, आपके और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, उसी के साथ नाइट्रोजन है। यहाँ से प्लेन लगाओगे ना, यहाँ से ऐसा प्लेन, अरे गा करता हूँ, आपकी तरफ मैंने प्लेन फेंक दिया, चलो आया ना, आपके घर में आ गया प्लेन, यहाँ से ये प्लेन लगाओगे ना, सब कुछ कट हो जाएगा। कौन कौन बचेगा? दोनों ऑक्सीजन बच जाएंगे। तो ये उसका शेप रहा, ये रहा उसका शेप। फिर बात करनी है हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर, जिसका 9 होता है, लास्ट वन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 9 होगा, उसके लिए sp3d5 होगा। उसके लिए क्या होगा? sp3d5 होगा। और उसकी जियोमेट्री आप पर्टिकुलर फिक्स नहीं बता सकते कि यही आएगी, लेकिन यहाँ स्टार करके लिखना, वो होगा ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइगोनल प्रिज्म। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो TC टेक्नीशियम H9-3, आर्रेनियम H9, ये 9 है, Hg ने मत समझना, -3, Sc H2O 9 टाइम +3, Sc H2O 9 टाइम +3। प्रिज्म तो जानते ही है, प्रिज्म के 3 फेज हमने कंसीडर, तीन जो लंबी वाली फेज होती है ना, वो प्रिज्म की 3 लंबी वाली फेज।
तीनों फेस के सामने, तीनों फेस के ऊपर, कैसे, ऐसे, इधर समझो। ये मैंने यहाँ पे, चलो फेस ड्रॉ कर ली। यहाँ पे पहले तो मैं प्रिज्म आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये पीछे और यहाँ एक, ये जो मैं आपको ब्लू लाइन दिखा रहा हूँ ना, ब्लू लाइन, सिर्फ इसी को ही देखना है आपको। ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको एक फेज कंसीडर करनी है। एक फेज आपने ये कंसीडर कर ली ब्लू लाइन वाली, हाँ कि ना भैया। यहाँ मेरी ओर आ रही है ना, यहाँ पे मैंने एक एटम रख दिया तो ये मोनोकैप हो जाएगा। इसके पीछे इधर जो बोर्ड के पीछे जा रही है ना, ये जो डॉटेड लाइन वाली है वो भी एक फेज हो जाएगी। बोर्ड के पीछे जा रही है वो दूसरी फेज हो गई, और यहाँ पे नीचे की ओर जा रही है वो तीसरी फेज। तीनों फेज के ऊपर एक एक एटम रख दीजिए, तीनों फेज को टोपी पहना दीजिए, उसे ही हम कहते हैं ट्राई कैप ट्रायगोनल प्रिज्म। तो इतना था भैया, इतना था। चलो काम कीजिए, पहले से ही लिख लीजिए आप। जिसका रह गया है, जिसका बाकी रह गया है, पहले से ही स्टार्ट कर देना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन नंबर, चलो वीडियो पॉज करके 1 2 3 4 जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो लिख लेना। ये 5 नंबर लिख लो वीडियो पॉज करके पूरा। 6 नंबर लिख लो, चलो वीडियो पॉज करके पूरा। फिर 7 नंबर लिख लो वीडियो पॉज करके पूरा। 8 नंबर लिख लीजिए, 8 नंबर पूरा वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना है। फिर लास्ट वन 9 नंबर। और एक बात कह दूँ आपको, ये इतना बड़ा देख के घबरा मत जाना, इतनी ज़रूरत नहीं होती। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम पढ़ेंगे नेट और गेट के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये लिखना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। पीएचडी का यदि आप कहीं इंटरव्यू देने आईआईटी या एनआईटी में चले जाएंगे ना, वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका नॉलेज भी हम बढ़ाने की ट्राई करेंगे, साथ ही साथ आपकी नेट और गेट पास कराने की भी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब तक इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।